अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। शोपियान के हेफ शेरमाल में खूंरेज झड़प, एक अस्करियत पसंद हुआ जाँ बहक। ज्ञान वापी मामले में हिंदू फरीक की अर्जी अदालत में मंजूर, मुस्लिम फरीक की अपील खारिज। डोगरा फ्रंट के भगवा कारकुनान ने जम्मू में मनाया जश्न। ज्ञान वापी मामले में हाई कोर्ट से रुजू करेंगे मुस्लिम फरीक के वकील का बयान। बैरिस्टर ओवैसी ने वाराणसी अदालत के फैसले पर जाहिर किया अफसोस, कहा 1991 एक्ट की हो रही है मुखालिफत। महलूक आमिर मागरे के वालिद की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। लाश घर वालों को दिया जाना चाहिए, हसनैन मसूदी ने हुकूमत पर दिया जोर। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में कोई साथ देने वाला नहीं, बानिहाल में कांग्रेस के जलसे से वखार रसूल का खिताब। PHE डेली वेजर्स का श्रीनगर में एहतजाज, PDLT मुलाजिमीन ने भी बिजबेड़ा में दिया धरना। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में गुज्जरों ने किया मुजाहरा, ST दर्जे को पहाड़ी में जम करने पर की सख्त मुखालिफत। बडगाम में एक वकील की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई, इलाके में तशवीश की लहर, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। शोपियान के हेफ शेरमाल इलाके में आज एक खूंरेज झड़प पेश आई, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह पुलिस और फौज की जानिब से शोपियान के हेफ शेरमाल इलाके में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके दौरान यहां छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। महलूक अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक इलाके का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेराव किया हुआ है। फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि शोपियान के हेफ शेरमाल इलाके में आज एक खूंरेज झड़प पेश आई, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह पुलिस और फौज की जानिब से शोपियान के हेफ शेरमाल इलाके में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके दौरान यहां छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। महलूक अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक इलाके का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेराव किया हुआ है। हेफ शेरमाल में इनकाउंटर के मकाम से मजीद तफसीलात का इंतजार है। और अब बात करते हैं ज्ञान वापी मस्जिद की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञान वापी मस्जिद मुकदमे में आज वाराणसी अदालत में समाअत हुई। मुकामी अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद के बाबू दाखिले पर पूजा पाठ करने की इजाज़त से मुताल्लिक़ दायर करदा अर्जी को मंजूर करते हुए इसकी समाअत की इजाज़त दे दी, जबकि मुस्लिम फ़रीक़ की जानिब से हिंदू फ़रीक़ के दावों को 1991 के वर्शिप एक्ट प्लेसेस की बुनियादों पर खारिज करने की अर्जी को अदालत ने नामंजूर करते हुए मुस्लिम फ़रीक़ की अर्जी को ही खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट की जिला जज अजय
विश्वेश ने मुस्लिम फ़रीक़ की अर्जी को खारिज करते हुए अपने अबूरी फैसले में कहा कि इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 का कानून व दीगर दायर करदा दावे इस मामले में समाअत के लिए माने नहीं बनते। वाज़ेह रहे, मुस्लिम फ़रीक़ ने सिविल प्रोसेस कोड रोल 7 ऑर्डर 11 का हवाला देते हुए हिंदू फ़रीक़ की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ दायर करदा मुकदमे को चैलेंज किया था। ताहम अदालत ने मुस्लिम फ़रीक़ की अर्जी और चैलेंज को खारिज करते हुए हिंदू फ़रीक़ की अपील को मंजूर करते हुए समाअत की इजाज़त दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की आइंदा समाअत 22 सितंबर को तारीख दी गई है। मुस्लिम फ़रीक़ के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब हिंदू फ़रीक़ के वकील विष्णु शंकर जैन और दीगर ने जिला अदालत के इस फैसले को हिंदू फ़रीक़ की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। वाज़ेह है, मस्जिद के हौज में मुबैना तौर पर पाए जाने वाले यानी पानी के फव्वारे को हिंदू फ़रीक़ ने शिवलिंग होने का दावा करते हुए मस्जिद में वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे कराने की अपील की थी, जिसकी अदालत ने इजाज़त भी दी और मस्जिद का मुकम्मल सर्वे अंजाम दिया गया था। ताहम इस हवाले से मुस्लिम फ़रीक़ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और मस्जिद से मुताल्लिक़ किसी भी तरह के हिंदू फ़रीक़ के दावे को 1991 के एक्ट के खिलाफ करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फ़रीक़ की फौरी समाअत को कबूल न करते हुए इस मामले को जिला अदालत वाराणसी मुंतकिल कर दिया था। वाराणसी की मुकामी अदालत की जानिब से फैसला सामने आते ही श्रृंगार गौरी मामले में अपील दायर करने वाली खवातीन और दीगर की जानिब से खुशियां मनाई गईं। वाराणसी में हिंदू फ़रीक़ की अर्जी को कबूल किए जाने की खबर आम होते ही भगवा तंजीमों की जानिब से यहाँ जश्न मनाया गया। वाज़ेह है, आज वाराणसी में दफा 144 नाफिज किया गया था। थे जो भी बोगस प्रिविलेज इन्होंने रेज किए थे उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है, इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है। 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड कराएंगे। एक चीज ये बताइए कि आखिर आज इस मामले को जितना उलझाया गया है, भविष्य में अगर इस तरह से उलझाया गया तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी और इस विजय को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, विजय इस तरह से एक हिंड्रेंस हट गई है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को रोका गया, हमारी जो प्रक्रिया है उनको रोका गया, वो चीज़ आज क्लियर हो गई है, बहुत संतुष्टि की बात है। हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावा को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है, हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है, अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। होता तो इसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास साथ कुछ था ही नहीं। फुहारा होता तो उनको चला के दिखाना चाहिए था। फुहारा उनको चला के दिखाए नहीं, ना कोई सिस्टम दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। अभी कुछ सभी हिंदू और सनातन धर्म से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में छत में ठीक 8 बजे दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, आज सारे हिंदुओं और हमारे बाबा की बहुत बड़ी जीत हुई है। हर हर महादेव है। हाँ, आज बहुत बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रकृति भी खुश है। आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। देखिए, हो सकता है बाबा के दर्शन करने हम लोग जाएं, मिल जाए परमिशन मिल जाए तो बाबा के दर्शन करने हम लोग। मुस्लिम फ़रीक़ के एक और वकील मोहम्मद समीम मोहम्मद ने वाराणसी की जिला अदालत की जानिब से मुस्लिम फ़रीक़ की अर्जी को खारिज करने और हिंदू फ़रीक़ की पूजा से मुताल्लिक़ अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा
कि इस फैसले को इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। हाँ, तो आगे क्या आप लोगों का स्टेप रहेगा? वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस हाई कोर्ट जाएगी। नेक्स्ट डेट 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर को क्या आप लोगों को बोलने को मौका दिया जाएगा? अरे अभी तो सब लोगों को जवाबदेही वगैरह लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद हाँ, तब अब तो मुकदमा चला न, अब चलेगा मुकदमा, देखा जाएगा। अभी तो अब समय लगेगा, कई साल लगेगा पता नहीं, कौन जाने। ये हाई का ये इस पॉइंट पर जो भी जाना भी चाहिए हाई कोर्ट जाना। हाँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी की जिला अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू फरीक की अर्जी को समाअत के लिए कबूल किए जाने पर अपनी हैरानगी और अफसोस का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत की जानिब से सामने आने वाले फैसले पर मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया और 1991 एक्ट पर कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि यह आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा होगा? फिर किस तरह से आज अदालत का यह फैसला आ सकता है? अदालत को चाहिए था कि वो इब्तदाई मरहले में ही इस मुकदमे पर रोक लगा देती। अभी इसमें कुछ हुआ नहीं। इस पर मजीद अपील होगी, लेकिन हम कहते हैं कि आपने एक और दरवाजा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। आप बाबरी मस्जिद को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गेजेट इशू हुआ कि ये वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर, आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं इसमें, तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों कंपेयर कर रही है? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की, तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो है
और इधर जम्मू में डोगरा फ्रंट नामी एक मुकामी भगवा तंजीम से वाबस्ता भगवा कारकुनों ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरेक की अर्जी की समाअत को अदालत की जानिब से इजाज़त मिलने पर जश्न मनाया। भगवा ग्रुप के कारकुनों ने त्रिशूल हाथों में लिए खूब रस्क किया और अपनी खुशी का इजहार किया। आज सुप्रीम कोर्ट में CAA मामले की समाअत के लिए आइंदा तारीख 19 सितंबर दी गई। इसी दौरान हिजाब मामले में आज चौथे रोज समाअत हुई। ताहम कर्नाटक की हिजाब का इस्तेमाल करने वाली मुस्लिम तालिबात बदस्तूर अपनी तालीम से महरूम है, इसलिए कि कर्नाटक हुकूमत ने यहाँ तालीमी इदारों में पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसी दौरान आज कश्मीर के एक बाप ने अपने बेटे की लाश तदफीन के लिए हवाले करने की दरख्वास्त की थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। श्रीनगर के हैदरपुरा में पिछले बरस माह नवंबर में फोर्सेस की एक कार्रवाई में कोलगाम के रहने वाले आमिर मागरे नामी नौजवान जाँ बहक हो गया था। ताहम इसके वालिद लतीफ़ मागरे ने हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करते हुए अपने बेटे की लाश की हवालगी के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आमिर मागरे की लाश इनके घर वालों के हवाले कर दे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुजरिम भी होता है तो इसकी मौत के बाद इसके जुर्म भी दफन हो जाते हैं, इसलिए चाहिए कि आमिर मागरे के घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। हसनैन मसूदी ने आज डाक बंगला चौलगाम कोलगाम में NC के जिला सतही जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आमिर मागरे की लाश घर वालों के हवाले करने पर भी जोर दिया। ये नहीं है वो नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा प्रोसीजरल बन जाते हैं। आदमी जो 2 कमरे नहीं बना सकता है उस बेचारे के लिए सहायता के लिए आई थी हुकूमत, और उसको उस सहायता से हम दूर रख रहे हैं। वो करके ये टेक्निकल वो टेक्निकल मेरी गुजारिश होगी। क्या आपको इसमें गलत है कि अब आप यू कैन जस्ट जो आप एक है अब दिमाग में कहीं ना कहीं हमारा हैंग हो रहा है, बाकी में वो एरिया आया है वो जिसको क्या हो कौन, क्योंकि सारे जो मामले हैं वो जो मौत है उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, कोई रहता नहीं है। अब तो मैयत है और मैयत का जो भी हक है उस हक की उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि उसका जो ये बाइन मकामी तौर पर एक तस्लीम शुदा हक है। मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक को अपनी सियासी सिमत अपनी दिशा चुनने का हक है। उन्होंने मुनासिब समझा कि वो वहाँ चले गए किसी और तरफ जाए वो, तो ये तो उसका हर एक। तो इससे पहले एक और पार्टी ज्वाइन की थी JKPM के साथ, NC तो कब की उन्होंने अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए आपके पास होना चाहिए इरादा, उसके लिए जिद्दत करने का। बाकी फिर जब आपकी जिद्दत है जब वो पाई तकमील को पहुँची तो आपका साथ तो खुद ही होगा। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की मिसाल है, अभी हुकूमत मैंने पहले भी कहा मन बना रही। बानिहाल में आज कांग्रेस पार्टी का जिला सतही पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पार्टी कन्वेंशन की सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस वक़ार रसूल वानी ने की, जबकि रमन भल्ला और दीगर लीडरान व कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। इस कन्वेंशन को मुखातब करते हुए वक़ार रसूल वानी ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रमन भल्ला ने भी इसको मुखातब किया और वक़ार रसूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कोई साथ देने वाला नहीं है, यही वजह है कि बीजेपी इंतखाबात के इनेकाद को मुलतवी कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद और उनके हामियों को भी कांग्रेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 2 साल से वो सोच रहा था मैं पार्टी बनाऊं, लेकिन मुझे नहीं कहा गया। 26 तारीख को पार्टी का ऐलान, हम इंतजार में रहे। हालांकि हमारे प्राणों ने, आपको पता है 1960 में सुना वाला पाना ली
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, 20 साल रहा, वही चुनाव बना ली। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, इसको टेस्टिंग लेबॉरेटरी समझा है बीजेपी ने। 2014 में इलेक्शन हुआ है और उसके बाद आज 2022 हुआ है, 8 साल हो गए, जबकि 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, 3 साल अलावा हो गए। अभी भी बीजेपी को कोई ख्याल नहीं है इलेक्शन करने का। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अगर यहाँ गवर्नर रूल होता तो गवर्नर रूल में इनको 6 महीने के बाद पार्लियामेंट में पास करवाना होता था गवर्नर रूल की एक्सटेंशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया और यूटी में कोई ज़रूरत नहीं, आप 10 साल रखो, 15 साल रखो यूटी की हुकूमत, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन करने। तो हम कंडम करते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वी आर रेडी, हमें कोई इलेक्शन में कोई मतलब हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो। और सबसे बड़ा दुख हमें यह है कि जो बीजेपी ने हमारी स्टेट को तबाह करके टुकड़े भी किए और उसको यूटी भी बनाया। और इस स्टेज से मैं ये कहता हूं कि हमारी स्टेट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जो ज़मीनों की राइट है। और मैं खासकर स्टेट सब्जेक्ट को कहूँगा, जो महाराजा ने 1927 में हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, वो स्टेट सब्जेक्ट हमें दोबारा मिलना चाहिए। उस स्टेट सब्जेक्ट में से हमारी ज़मीनों की भी जो सिक्योरिटी थी वो थी। हमारा जो अभी 20 से 25 लाख वोट कहा गया कि बाहर वाले यहां डालेंगे। दफा 370 से मुताल्लिक़ गुलाम नबी आज़ाद का गुज़िश्ता रोज़ दिया गया बयान मुतनाज़ा बन गया है और इस पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दफ़ा 370 को बहाल किया जाएगा। इसी दौरान आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ दिए गए बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जब सवाल किया गया तो बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर ये गुलाम नबी आज़ाद के एजेंडे में नहीं है तो वो जाएं और लाल चौक में खड़े होकर वादी में बरमला तौर पर यह बात कहें। बैरिस्टर ओवैसी ने दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे दौरान है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि धारा 370 को नहीं बहाल किया जा सकता और ये उनके एजेंडे में नहीं है। किनके एजेंडे में नहीं है? गुलाम नबी आज़ाद उनके एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में नहीं है। अच्छा, उनके एजेंडे में नहीं है तो वो बोलेंगे, वो जाएं वैली में लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये, वो जाकर लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी, वो क्या प्रीजज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? क्या वो भी कुछ राज मालूम है? उनको बता दें भाई, मसला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे दौरान है। बोल रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान व साबिक़ रुकन राज्यसभा गुलाम नबी रतनपुरी ने गुलाम नबी आज़ाद की तायीद का ऐलान किया। गुलाम नबी रतनपुरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासत को छोड़ना इस मौके पर मुनासिब नहीं है। ये इनसे कहा गया तो ज़रूरत इस बात की है कि किसी एक पार्टी में शामिल हों, लिहाजा उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की तायीद का फैसला किया। कांग्रेस के लोग कुछ कह रहे हैं और वो भी शिकवे कर रहे हैं, तो आज़ाद साहब के साथ हमारे भी दिल्ली में मरासिम थे, बात होती रहती थी। बल्कि जब आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे, उस जमात में तो सिर्फ सच बोलने की सज़ा मिलती है। अफसोस इस बात का है कि रियासत की सबसे बड़ी जमात अब भी है, सबसे पुरानी जमात है, बहुत सारे लीडर इसने पैदा किए हैं। लेकिन जो वक्त मैंने इस जमात में गुजारा, मैंने देखा, मैंने दूर दूर से उनके साथ ताल्लुकात थे, लेकिन वर्किंग कमेटी में बड़े फैसले जहाँ लेते हैं, उन मीटिंगों में जब बैठने का मौका मिला, मैंने देखा कि कोई उनके सामने, लीडरशिप के सामने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने और उमर अब्दुल्ला के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, कोई सच बात नहीं कह सकता। वही बात कहते हैं जो उनको अच्छी लगी। इसी वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़ी।
मैं सबसे जूनियर था वर्किंग कमेटी में, लेकिन अक्सर मैं अकेला था जो ऐसी बात करता था जो एजिटेट करती थी जहनों को, जिस पर फिर बहस होती थी। और मैंने हमेशा कश्मीर की बात की, कश्मीरियों की बात की, बल्कि पार्टी में शामिल होने से पहले भी मैंने यही कहा था उमर साहब से कि शायद ज़्यादा देर में पार्टी में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं सच्ची बात कहूँगा, मैं ये नहीं देखूँगा कि वो कड़वी है कि मीठी है। मैं शायद पॉलिटिकली करेक्ट कभी नहीं रहूँगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने यकीन दिलाया था कि उन्हें सच बोलने वाले आदमी की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्ट्री मिलने के बाद वो सोच बिल्कुल बदल गई। सियासत में रहने के लिए मजबूर किया जितने भी वर्कर हैं उन लोगों ने जो मिलते रहे, 2019 के बाद भी कंटिन्यूसली मिलते रहे। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सियासत में नहीं हैं, लेकिन उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं, जिन्हें आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं। उनका भी कहना है कि सियासत को छोड़ना और इस मरहले पर मुनासिब नहीं होगा। अब सियासत में रहना है तो कहाँ जाएं? मैंने कहा कि ये भी वही वर्कर यहाँ आकर बताते हैं। उन सब से मशवरा करने के बाद उन सब ने ये कहा कि आज़ाद साहब ने एक उम्मीद जगाई है, आप उनका साथ दीजिए। कोशिश करते हैं कि कश्मीर में हालात कुछ आसान है, लोगों को कुछ आसानियाँ हों। महकमे PHE के डेली वेजर्स अपने मुतालबात की यकसोई पर जोर देते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज यूनियन के सदर सज्जाद परवेज़ की सरबराही में डेली वेजर्स ने एहतजाज किया, मार्च मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तो डेली वेजर्स की जानिब से 14 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने तनख्वाहें जारी करने और दीगर मांगें पूरी करने की मांग की। के लिए मजबूर किया। हमारा कोई शौक नहीं है, हमारा कोई मशगला नहीं है सड़क पे आने का। सरकार ने हमारी तनख्वाह रोक दी, हम मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए। इससे पहले हमने सरकार को गुजार किया था, सरकार के नोट्स में ये बात लाई थी, लेकिन सरकार ने उस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, तो मजबूरन हमने सड़क का रुख किया है। और सरकार से हमारी अपील है कि आपने जम्मू में तनख्वाह गुजार की, यहाँ पे तनख्वाह गुजार होनी चाहिए। क्यों हमको तरसाया जा रहा है? किस बात की सज़ा दी जा रही है? क्या हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसलिए सज़ा दी जा रही है? और दूसरी बात, एडवाइजरी बोर्ड ने जो फैसला किया, एडवाइजरी बोर्ड को जो टाइम दिया गया था, कल LG साहब ने उसको एक्सटेंड किया है। LG साहब से हमारी गुजारिश है, हमने 20-25 साल नामसाइद हालात के दौरान दिन रात मेहनत करके मिनिमम वेज एक्ट के लिए खाली कुर्बानियाँ नहीं दी है। हमारी डिमांड नंबर फर्स्ट है रेगुलराइजेशन, डिमांड नंबर सेकंड हमारी है मिनिमम वेज एक्ट, डिमांड नंबर सेकंड के साथ साथ पहले फर्स्ट डिमांड पर रेगुलराइजेशन पे फैसला होना चाहिए, उसके बाद डिमांड नंबर 2 पे फैसला होना चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि दोनों पे एक साथ फैसला हो जाए तो ठीक। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम अपने प्रोग्राम में शिद्दत लाएंगे और शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे जब तक हमारा एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। और PDLTZL डेली वेजर्स ने अनंतनाग के साउथ सर्कल बिजबेहड़ा में आज एहतजाज किया। एहतजाज की सरबराही मोहम्मद इलियास ने की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डेली वेजर्स को खिदमात पर मुस्तकिल किया जाए और इनकी दीगर मांगें पूरी की जाएं। लास्ट ईयर हमने प्रोटेस्ट किया था और हायर अथॉरिटी ने 20 दिनों का टाइम मांगा था कि 20 दिनों में हमारे सारे मसाइल जो है, मसले जो है हल किए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी एक लड़के को भी जस्टिस नहीं मिला और उस माहदे से आज तक 1 साल गुजर चुका है और फाइनली जब कोई मसला हल हुआ ही नहीं तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर आए सर्कल बिजबेहड़ा और सर्कल पुलवामा को लेकर यहाँ पे फिर से हाजिर हुए। अगर हमारी जो जायज़ डिमांड्स है
वो फुलफिल हायर अथॉरिटी नहीं करती है तो फाइनली ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्राइक में। डिमांड्स ये है कि हम 10 से 15 से 20 से 25 सालों से काम करते आए हैं डिपार्टमेंट में। हमने बहुत सारे लड़कों का नजराना दिया, शहीद हुए बहुत सारे लड़के, अपाइश हुए बहुत सारे लड़के। हम चाहते हैं कि SRO हमारा अपना है 381, हमारा अपना SRO है। जो भी एक्सरसाइज हायर अथॉरिटी की तरफ से होगी वो 381 के तहत होनी चाहिए। आज हायर अथॉरिटी कह रही है कि DLC को लेकर प्रिपरेशन नए से की जाए, नए से सीनियरिटी लिस्ट बनाया जाए, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज पूरे कश्मीर प्रोविंस में दिखाई दी गई किसी भी सब डिवीजन को लेकर, डिवीजन को लेकर, तो हम काम छोड़ हड़ताल उसी दिन से शुरू करेंगे। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज गुज्जर बकरवाल तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने ST दर्जे को पहाड़ी तबके में ज़म करने की मुखालिफत करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो इनके साथ इंसाफ करे। बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुज्जर बकरवाल बरादरी के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुज्जर बकरवाल बरादरी के साथ नाइंसाफी नहीं करना। और मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर का मेंबर हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और कलारुस कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी। आज जो हमारा यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ है तो इसका जो मेन मकसद ये है कि लास्ट टाइम से आप ये सुनते आ रहे हो कि एक जो अफवाहबाजी फैलाई जा रही है कि हम जो अपर कास्ट के लोग हैं तो उनको ST स्टेटस में शामिल कर रहे हैं। तो आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है तो ये हम बड़े दिनों से एक पीसफुली जो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हम ये गवर्नमेंट को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ मत छेड़ो। इनका जो हक मारने की आप बार बार कोशिश कर रहे हैं तो आप मत करिए। तो अगर इन लोगों के साथ ऐसा ही करेंगे तो मैं ये चीज़ आज यहाँ दावे से कहता हूँ कि यही लोग कल रोडों पे होंगे, जगह जगह पे प्रॉब्लम होगी और उस टाइम जो भी हालात बनते हैं और आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। मैं चौधरी जमीला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर कुलगाम से हूँ मैं। हमारा आज का जो ये प्रोटेस्ट रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, इसका मुद्दा मकसद यही है, जैसे कि हम सुन रहे हैं मीडिया में और प्रेस में र्यूमर्स हैं कि कुछ अपर कास्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं ST स्टेट्स में, और वो क्लेम भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जो ST स्टेट्स मिला ये हवा में हमें नहीं मिला है। इसकी कुछ कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके कुछ पैरामीटर्स थे, उसके कुछ क्राइटेरिया थे जो हम लोगों ने क्वालिफाई किए, तो तब जाके हमें ये ST स्टेट्स मिला। तो ये लोग तब भी क्लेम कर रहे थे ये उस क्राइटेरिया में, उस पैरामीटर में फॉल नहीं करते थे, तो इनकी क्लेम्स को रिजेक्ट किया। आज लैंग्वेज के बेसिस पे अगर किसी को ST स्टेट्स दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं कि अगर वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले, वो ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले सोच लें। ऐसा ना हो कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी लोग रोड पे आ जाएं। अगर आपको पहाड़ी स्पीकिंग लोगों से इतनी हमदर्दी है, इतनी सिंपैथी है, आप उनके लिए बाकी जो जहां से वो एंजॉय कर रहे हैं ऑलरेडी रिजर्वेशन, आप उसमें ये एक्सटेंशन कर सकते हैं। आप उनको 4% से 40% दे सकते हैं। हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उनके साथ हैं। बडगाम में एक वकील की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। बडगाम के अरत इलाके में ये वाक़या पेश आया जिसने इलाके में कुछ वक्त के लिए एक तशवीश की लहर पैदा कर दी। मुतवफ़ी वकील की शनाख्त तारिक अहमद वल अब्दुल गनी मीर साकिन वाडवान से की गई है। पुलिस ने इस मुश्तबा मौत से मुताल्लिक़ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मैं आदिल परे, मैं भी एडवोकेट हूँ। मैं श्रीनगर में काम करता हूँ। इनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा उठना बैठना था, दोस्ताना ताल्लुकात हैं इनके साथ। इनके दूसरे भाई भी हैं, एक्चुअली वही मेरे फ्रेंड है। उनका नाम है एडवोकेट सुहेल मीर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बडगाम में काम करते हैं। तो सुबह मुझे फ़ोन आया
और फेसबुक पे भी मैंने देखा कि ऐसे न्यूज़ जो वायरल हो गई थी कि एक लाश लटकी हुई है विलो के पेड़ से विर से। तो यकीन ही हो गया, क्योंकि अभी सामने बंदा था तो अभी हम सुन रहे हैं कि न्यूज़ आई कि हम कोई किसी को लटका के मारा गया है। अब अगर हम प्रेमा फैशाई देखें तो ये जो विलो की हाइट है बहुत ज़्यादा है, उसको ऊपर से लटका के रखा गया और मुंह में इसके ये रुमाल डाली गई है। तो प्रेमा फैशाई हमें ये लगता है कि क्लियर केस मर्डर है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एसएसपी बडगाम से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें अच्छे से तहकीकात की जाए और जल्द अज जल्द हमें ये दिखाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है और इस शरीफ मिजाज बंदे को किसने इनका कत्ल किया है। तारिक साहब बहुत शरीफ मिजाज के इंसान थे और ख़ासकर आप पूरी बस्ती को बताएं, तारिक साहब घूमते फिरते कम थे। वो ये नमाज के लिए निकलते थे, सुबह 8 बजे वो निकल। आज से 2 दिन पहले मुझे यहाँ पे मिले थे तो उस दिन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कल शाम 6 बजे लगभग नमाज पढ़ने के बाद वो निकले, तब से डोडा में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक ठटरी चेरा सड़क से मुतसिल गहरी खाई में एक मुसाफिर बरदार कार गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। मरने वालों की शनाख्त 27 साला अजय कुमार साकिन ठाटरी और 31 साला रंजीत सिंह साकिन तहसील फागू से की गई है। और टंगमर के द्रंग में एक नौजवान ताजिर मोहम्मद अशरफ डार मुबैना तौर पर बिजली लगने से करंट लगने के नतीजे में वो फौत हो गए। मोहम्मद अशरफ मखामा मागाम से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद अशरफ टंगमर्ग में तिजारत कर रहे थे। आज यूं ही वो द्रंग में बिजली तार की मरम्मत करने लगे तो बिजली करंट से लगने शॉक लगने के नतीजे में इनकी मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर्स ने जैसे ही इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालिया दिनों सैलाब के नतीजे में जिला राजौरी में कई लोग मुतासिर हुए। राजौरी जिले के बुधल की फलनी पंचायत के वार्ड नंबर 5 के मोहम्मद शफी मलिक ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से घर के सामने वाली ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मोहम्मद शफी के घर वालों ने पंचायत के सरपंच को भी सूरत हाल से आगाह किया और सरपंच से रास्ते की मरम्मत कराने की अपील की है। नहीं, मैं वीडियो आया पार शाहपुर तो ये रस्ता है फलनी दे भी जनाब। इस रस्ते बड़ी दुनिया जाती है, रस्ता गिर गया था और ये परेशानी है बने दी है। दुनिया सारी इतने खड़ी है इस वास्ते कि रस्ते भी जो रास्ता कोई नहीं है, रास्ता गिर गया। हम गवर्नमेंट से ये है सर, मैं फलनी फौजी शफी का लड़का हूँ सर। ये रास्ता सर शहरी शाहपुर कालाबान लंबी बाड़ी गुंडी खवास तक यही मेन रास्ता है सर। ये स्मृति गली से रास्ता जाता है, सबको मालूम है सर। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, ये इधर बुज़ुर्ग आदमी और सबसे औरतें जो हैं, आपको मैंने फ़ोटो भी दिखाए हैं कि सब परेशानी में है। इस वक्त रास्ता नहीं है, इस रास्ते की बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरपंच साहब को भी मैंने बुलाया था, उन्होंने बोला कि प्लान में हमने रखा है, अब लोगों को दूसरा कोई रास्ता यहाँ से जाने का नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी अभी आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितनी परेशानी से यहाँ क्रॉस होकर जाते हैं। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये रास्ता बनाया जाए और लोगों की परेशानी भी हाल का भी थोड़ा खतरा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोगों की परेशानी है, यहाँ हज़ारों से तादादों से लोग जो है यहाँ से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 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 राजौरी जम्मू तक यही मेन रास्ता जो है इन लोगों का यहाँ से आना जाना है।
महीने से पहले सरपंच साहब भी यहाँ मौके पे आए हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि हम प्लान पे रखेंगे। जब प्लान में रखेंगे तब तक तो हमारे मकान का भी खतरा है। मेन ये है कि हमारी मक्की जितनी भी यहाँ फसल है सब खत्म हो गया। लोगों को मना तो कर नहीं सकते हैं, पूरा दिन बाहर रह नहीं सकते हैं, इसलिए परेशानी रास्ते। कबीर बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 5 से, फलनी से। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जो ये रास्ता है, इस रास्ते की हम लोगों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये 20-25 लाख रुपया मकान पे लगा है, इसको भी बहुत ख़तरा है। तो ये बुज़ुर्ग हैं, रात को बाहर निकलते हैं, इनकी भी बहुत परेशानी है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि आए मौके पे किसी मुलाजिम को भेजें और यहाँ पे। और अहरबल में मेले का एहतमाम अमल में लाया गया है। इस हवाले से सियाहती मकाम पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल लगाए गए और सियाहत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े फराहम करने को तरजीह दी गई। DC कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि दीगर अफसरान और पंचायती राज नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे। गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं वो इम्प्लीमेंट हो, जितने भी हमें इस साल का जो प्लान है वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो, उसमें काम कर रहे हैं। बिजली या दूसरी चीज़ें जो है, कोशिश है कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो, मतलब एरिया में जो सहूलियात हैं वो पैदा हो। मस्जिद जगह यही है कि जैसे अभी कंसंट्रेशन अहरबल से, मतलब अब अहरबल से फिर जैसे पिछली दफ़ा 503 में भी इवेंट किया, इसी तरह मौका मिला तो आगे भी दूसरे एरियाज़ को, ताकि जो एक ग्रिड बने टूरिज़्म का, ये सिर्फ अहरबल। हंदवाड़ा में इंसदाद मंशियात के तहत एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा ने आज मेन बाजार हंदवाड़ा में रैली निकाली, जिसमें नशे की लत से मुताल्लिक़ लोगों को वाकिफ कराया गया। प्रोग्राम के तहत जो आज ये चल रहा है, जो गांधी जयंती के मौके पर ये 2 अक्टूबर तक ये एक मुहिम छोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में छोड़ी है और हमने यहाँ हंदवाड़ा में भी छोड़ी है। अपने म्यूनसिपल कमेटी जो यहाँ सब मुलाजिम हैं, यहाँ पर सब लोग, दुकानदार हजरात भी हैं, जनरल पब्लिक भी है। मैं उनसे ये इस्तदा करता हूँ कि अपने बच्चों को इस ड्रग की लानत से मतलब रोकिए। हमारी यही इस माध्यम से, आपकी चैनल की माध्यम से, और जो भी यहाँ लोग सुन रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बूढ़ों को, खासकर जो आज के जवान लड़के हैं, इनको ये लत लगी है, इससे बचाओ। अपने मोहल्ले को साफ करो, अपने घर को साफ करो। इस कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। यहाँ पर सकाफती जो मामलात हैं उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी तसलसल की एक कड़ी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जारी व सारी है और यहाँ की सकाफत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी दरमियान एक खबर सामने आई है जिसमें 2 फीचर फिल्में आशियाना और दी फ्रोज़न टाइम्स के इजरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कश्मीर के मुकामी फिल्मसाज जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी के तहत उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बताईं। यहाँ 2 फिल्मों का लॉन्च हुआ है। एक डॉक्टर सतीश शुमल जी ने लिखी है और एक फयाज दिलबर साहब ने लिखी है। जो सतीश शुमल जी की फिल्म है उसका नाम आशियाना है और फयाज दिलबर साहब ने द फ्रोज़न टाइम्स लिखी है। आज हम इन 2 फिल्मों का लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इनकी शूटिंग भी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं। तो आज यही था कि यहाँ पे कश्मीर में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि फिल्मों का लॉन्च होता है, फिल्मों के हवाले से कुछ काम हुआ हो। हमने फिल्में बनाई है, मैंने अपनी पहली फिल्म 2014 में करी थी, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से करी थी। हम उठे थे, अपनी टीम को लेके मैं गया था, शूट किया था, तो दैट्स ऑल। लेकिन अब चूँकि यहाँ का जो फिल्म का कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, लोग फिल्मों की तरफ आ रहे हैं अब। और यहाँ एक और अच्छी बात हो गई है, यहाँ एक मल्टीप्लेक्स भी शुरू हो गया है। तो उस हवाले से हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगर हम अपनी फिल्म बनाते हैं, कम से कम हमें रिलीज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हमारी एक और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।